हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th हमने आपकी ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके हमने 4 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पहला आपका कौन सा टॉपिक था, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें हमने ये जाना था कि रिसोर्सेज हम किन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने देखे थे कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी आपके मतलब क्लासिफिकेशन थी, इसमें हमने अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हमने देखे थे, ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था। उसके बाद एजेंडा 21 देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद आपका जो चौथा टॉपिक था वो था रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, जिसमें हमने रिसोर्स को हम किस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, वो चीज़ हमने देखी थी। आपका जो अब 5वां टॉपिक है या 5th टॉपिक जो है वो आपका क्या, लैंड रिसोर्सेज, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, उसका हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या क्या क्या यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक से आपको क्लियर होगा। लैंड रिसोर्सेज, लैंड मतलब आपको पता ही है जो हमारी ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं आपका, ठीक है, अपना खाना उगा मतलब जो अपने लिए फूड मतलब ग्रो करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रियाँ बनती हैं, रोड होता है आपका, और भी बहुत सारी शॉप होती हैं। तो ये सारे किस में आ गए, लैंड का यूज़ में ही आ गए। तो हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है लैंड एज ए रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। लैंड एज ए रिसोर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका पहला पॉइंट देखिए कि वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वे। कहने का मतलब सबसे पहली बात है कि हम ज़मीन पे रहते ही हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो सारी ज़मीन पे परफॉर्म करते हैं। शॉप होती है, लेक ग्राउंड होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब रोड होता है हमारे यहाँ पर, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, ये सारी लैंड पे ही होती है। उसके बाद इसके डिफरेंट यूजेस भी होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। मतलब आप देखिए एक्चुअली में लैंड जो है उसका जो प्लेन एरिया है उस पर हम मैक्स टू मैक्स जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपको कुछ एग्जांपल बताए गए, जैसे वेजिटेशन मतलब जितने भी पेड़ पौधे उगते कहाँ उगते हैं, लैंड पे उगते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कहाँ रहती है, सारी लैंड पे ही रहती है। ह्यूमन लाइफ कहाँ रहती है, लैंड पे ही रहती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती है सारी लैंड पे, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कहाँ परफॉर्म होती हैं, आपकी लैंड पे ही होती है, जितनी एक्टिविटी होती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होती है, लैंड पे। इसका तीसरा पॉइंट दिया है कि प्रेजेंट इन लिमिटेड यूज़। कहने का मतलब ये है, आप इस चीज़ को थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा कि लैंड आप जहाँ भी देखते हैं कि लैंड बहुत जगह, मतलब ज़मीन ही ज़मीन आपको दिखेगी, ठीक है। आपको लगता है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसका इनफाइनाइट यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी यूज़ कर ले वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको इकोलॉजिकल जो है वो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ताकि वो हमारे लिए मतलब हमारा अर्थ क्या रहे, वो हेल्दी रहे हमेशा, ठीक है। क्योंकि अगर जो हमारा अर्थ है वो अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर किसी की एग्जिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्या करेगी, मतलब रह नहीं पाएगी, मतलब किसी का एग्जिस्टेंस बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ भी करें हम, लेकिन हमें अपने अर्थ को जो है वो बचा के रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ को बचाएंगे कैसे, जैसे आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, साल दर साल क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीजिंग आ रही है, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर जो वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारी जो क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग वाली जितनी भी गैस हैं, ग्रीन हाउस जिसे गैसेस कहते हैं, वो सारी हम कम करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चीज़ें हम कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, हम कोयला पेट्रोलियम का कम यूज़ करेंगे, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, ठीक है। हम और क्या करेंगे, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे, यहाँ पे लैंड का डिग्रेडेशन होने से रोकेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे जो रिसोर्सेज है उसका इस तरीके से यूज़ करेंगे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो हमारे मतलब इन्वायरमेंट में। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। लिमिटेड यूज़ का मतलब क्या है कि अभी आप जितनी ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा जैसे कि हमें अभी बताया जाता है, हम पढ़ते हैं बुक्स में कि फॉरेस्ट आजकल काटे जा रहे हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो हम उसके ऊपर चिंता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का रहना भी ज़रूरी है, ठीक है, फॉरेस्ट का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी लाइफ को सपोर्ट करता है। वहाँ पे काफ़ी वाइल्ड लाइफ रहते हैं, काफ़ी प्लांट्स होते हैं, उन सबका लाइफ जो होता है वहीं पे एग्जिस्ट करता है। वो चीज़ भी हमारे जो इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है।
फिर एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, रहने के लिए भी हमारे लिए कुछ ज़मीनें ज़रूरी हैं। तो कहने का मतलब हमें लैंड का जो भी यूज़ होगा वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से करना होगा, हमें हर चीज़ को साथ लेके चलनी है। अगर हमें अपनी मतलब ह्यूमन को अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है तो हमें सबके साथ क्या को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मतलब सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और हमें सिर्फ अपना ही नहीं सोचना, हमें सबके सोचना है, ठीक है। तो ये समझ आया आपको कि हमारे लैंड का इम्पोर्टेंस क्यों है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे लैंड का जो मतलब किस हमारा लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है। कहने का मतलब कहाँ पे पहाड़ है, कितना % पहाड़ है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 43% ऑफ द लैंड। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारा जो इंडिया है, हम इंडिया की बात करें, इंडिया के एस्पेक्ट्स में, तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है 3.28 किलोमीटर मिलियन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना एरिया आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का क्या है टोटल एरिया है, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि इस 3.28 का सिर्फ 93% एरिया जो है उसके बारे में हमें पता है कि वहाँ पे उसका मतलब कंडीशन क्या है, वहाँ पे स्टेटस क्या है, मतलब वहाँ पे पहाड़ है क्या, नदियों का क्या स्टेटस है आपका, ठीक है, वहाँ पे खेती कितनी हो रही है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो वो चीज़ें हम जो है वो सिर्फ जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ 93% का ही पता है। तो ये 7% कहाँ गया आपका, तो 7% में वो इलाका, जैसे आप इंडिया का इलाका देखते हैं तो कश्मीर वाला जो इलाका है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाता है POK। POK का मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कहने का मतलब ये जो इलाका है हम मानते हैं कि इंडिया का है, लेकिन एक्चुअली में इसे गवर्न कौन कर रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान। तो वहाँ का डाटा हमें नहीं मिल पाता। दूसरा, आप इस तरफ देखे होंगे तो इस तरफ होता है हमारा अक्साई चीन, जिस पे किसका कब्जा है, चाइना का कब्जा है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर अक्साई चीन। तो इस एरिया का भी हमें डाटा नहीं मिल पाता, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा ही ज़मीन है। तो ये पोर्शन होगा, कुछ आपके असम के साइड के इलाके होंगे। तो इस तरीके मिलाकर हमारे पास 7% ऐसी ज़मीन है, हमारे पूरे इंडिया का 7% ऐसी ज़मीन है जिसके बारे में हमें डाटा जो है वो पता नहीं है। तो इसलिए सिर्फ हमें 93% का पता है अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। आप ये नेक्स्ट देखिए कि 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखिए प्लेन एरिया जो होता है वो कहाँ, उसे हम प्लेन एरिया हम किसे कहते हैं, जहाँ पे आपके ज़मीन का जो लेवल होता है लगभग आपका सिमेट्रिकल होता है, मतलब लगभग आपका बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या फ़ायदा होता है इसका, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है, इंडस्ट्री खुल सकती है आपकी, ठीक है, रहने के लिए मतलब हैबिटेबल जोन बन सकता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, मतलब मैक्सिमम जो एक्टिविटी होती है कहाँ होती है, मैक्सिमम प्लेन एरिया में ही होती है, ठीक है। तो वो कितना है 43% है, मतलब हमारे पूरे इंडिया का 43% जो लैंड है वो क्या है आपका प्लेन एरिया। अब आगे जो 30% इलाका है वो क्या है आपका माउंटेनियस है। क्या है माउंटेनियस में हमारा क्या होंगे, जो आपको ये लिखा हुआ है कि 33% हमारा माउंटेनियस है। तो ये किस तरीके से यूज़ होता है, पहले तो हमारे यहाँ पे पेरेनियल रिवर फ्लो होती है, यहाँ से पेरेनियल रिवर क्या होती है आपकी, इसमें आपका मतलब 12 मासी महीना। कहने का मतलब ये जो है वो किसी भी मौसम पे डिपेंड नहीं करती है नदी, ठीक है। जैसे आपके गंगा हो गई, ठीक है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, उसके बाद आपकी कौन सी सिंधु नदी हो, कहाँ से निकलती है, ये सारे आपका हिमालय रेंज से निकलती है। तो वहाँ से फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ से आपकी वैसी नदी निकलती है जो आपके यहाँ का पानी कभी सूखता ही नहीं है, हमेशा ये रिवर जो होता है कंटिन्यू फ्लो करती रहती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रिसोर्स है, इसका वाटर रिसोर्स जो होता है वो कंटिन्यू मतलब रहता ही है यहाँ पे, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसे कहते हैं पेरेनियल रिवर। कहने का मतलब जो रिवर है वो हमारी पेरेनियल रिवर मतलब वो नदी जो आपके 12 महीने यानी 12 के 12 मंथ जो है वो फ्लो करती रहती है। तो ये क्लियर हुआ आपका। उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म भी होता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब हमारे कुछ ऐसे भी मतलब वाइल्ड लाइफ है या फिर जानवर हैं या फिर पौधे हैं जो सिर्फ बर्फ़ में ही रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है ये
मतलब उनको ये इकोलॉजिकल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उनके लिए। तो माउंटेन रीजन कब क्लियर हो गया कि 30% है। अब आते हैं तो 27%। तो 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू, सबसे पहले ये समझिए कि प्लेट्यू किसे कहते हैं। तो आपने माउंटेन देखे होंगे तो माउंटेन की हमेशा एक पीक होती है, ये क्या हो गया आपका माउंटेन की पीक। लेकिन जब ये माउंटेन की पीक हट जाती है और इसका ऊपर वाला इलाका जो होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है। कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। तो इस ऐसे पहाड़ों को या फिर ऐसे लैंड को हम क्या कहेंगे, प्लेट्यू कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पता चला गया, जो माउंटेन होते हैं उसमें पीक होता है, लेकिन जो प्लेट्यू होता है उसका ऊपर का सरफेस क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। तो इसे हम कहेंगे प्लेट्यू। तो ये कितना है आपका 27% जो है वो प्लेट्यू वाला रीजन है। तो इसमें होता क्या है, इसका क्या यूज़ है, तो इसमें ये मिनरल्स रिच रीजन होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। जैसे आपका दक्कन प्लेट्यू हो गया, आपका छोटा नागपुर हो गया आपका झारखंड की तरफ, तो ये क्या आपका प्लेट्यू हैं ये सारे, जिसमें क्या आपका डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी जो और मिलते हैं, और का मतलब जैसे बॉक्साइट हो गया आपका एल्युमिनियम का, उसके बाद आयरन का और कॉपर का, और फिर आपका कोयला निकलता है यहाँ से, उसके बाद डिफरेंट टाइप के और भी मिनरल्स होते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि 43% जो है लैंड जो है वो आपका क्या है, प्लेन एरिया है। 30% जो इलाका है वो आपका क्या है, माउंटेन है। और 27% इलाका जो है आपका क्या है, मतलब लैंड क्या है आपका, प्लेट्यू रीजन है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक आपको बार ग्राफ भी दिख रहा होगा जिसमें आपको ये शो कर रहा है कि 43% इलाका हमारा क्या है, प्लेन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आपका 30% इलाका क्या आपका माउंटेनियस रीजन हो गया, और प्लेट्यू कितना हो गया आपका 27%, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेन एरिया, ये माउंटेनियस रीजन हो गया, ये प्लेट्यू हो गया। अब देखिए माउंटेन में यहाँ पर आपको पिक दिखेगी, मतलब यहाँ पे क्या है, पिक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये पिक हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक। अब प्लेट्यू आपको दिख रहा होगा कि ये ज़मीन ऊपर उठी और फिर यहाँ पे क्या हो गई, प्लेन हो गई, और फिर ये नीचे चली गई, ठीक है। ये यहाँ पे उठी, फिर यहाँ पे प्लेन, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, नीचे की तरफ चला गया। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, अब लैंड का यूटिलाइजेशन, कि हम लैंड को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला यूज़ क्या है लैंड में आपका, पहला फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट का मतलब ये तो क्लियर है आपको, जहाँ पे आपको मतलब पेड़ पौधे काफ़ी डेंसली पाए जाते हैं, और वहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ जो होती है वो एग्जिस्ट करते हैं। काफ़ी छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे, ठीक है, और भी आपकी काफ़ी चीज़ें होती हैं वो फॉरेस्ट में होती हैं। तो ये क्लियर। अब ध्यान रखिए, एक फैक्ट है यहाँ पर कि किसी भी कंट्री में अगर उसका इन्वायरमेंट आपको हेल्दी रखना है तो कम से कम उस कंट्री का 33% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। क्लियर ये, यानी 1/3 आपका, मतलब उस पूरी कंट्री का जो लैंड है, लैंड कवर है, उसका 1/3 पोर्शन जो है आपका वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन इंडिया का क्या है आपका, सिर्फ 23% समथिंग जो है वो एरिया आपका किससे कवर है, आपका फॉरेस्ट से। होना किसी ने आइडियली कितना होना चाहिए, 33%। हमारे इंडिया का कितना है अभी, तो 23% समथिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अभी और मतलब फॉरेस्ट कवर करने की ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं, पहला फॉरेस्ट हो गया आपका, अब दूसरा देखते हैं हम। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब जहाँ पे हमारी खेती हो ही नहीं सकती, वो कौन से लैंड होते हैं आपके, बैरन हो गया आपके, और वेस्टलैंड। बैरन का मतलब आपका बंजर ज़मीन, बंजर ज़मीन हो गया, वेस्टलैंड हो गया, जहाँ पे हमारे जैसे आपका मतलब मरुस्थल वाले इलाके होते हैं, जो आपका डेजर्ट वाले इलाके होंगे, ठीक है, चाहे कोल्ड डेजर्ट हो आपका, चाहे हॉट डेजर्ट होगा। यहाँ आपका जैसे आपका लद्दाख का इलाका हो गया, वो आपका कोल्ड डेजर्ट में काउंट होता है। थार का इलाका हो गया राजस्थान में, वो आपका किस में काउंट होता है, हॉट डेजर्ट में। तो वहाँ पर क्या होती है, एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं होती, वो किस कैटेगरी में आएंगे, इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। आगे जो है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब कहने का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हम जो है वो चाह के भी खेती नहीं कर सकते। जैसे आपका जहाँ पे हमने बिल्डिंग यानी रिहायशी इलाके जहाँ पे हम रहने लग गए, बिल्डिंग बना दी आपकी, जहाँ पे रोड्स हमने बना दिया, फैक्ट्रीज बना ली, या फिर जहाँ पे आपके मतलब पहाड़ हो गए यहाँ पर, ठीक है, प्लेट्यूज हो गए, यहाँ पे तो हम चाह के भी खेती नहीं कर सकते। तो सारे इलाके भी यानी सारे एरिया किस में आते हैं आपके, इसी में आते हैं। उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, थर्ड जो यूज़ है वो क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड हम आगे देखेंगे यहाँ पर। पहले तो हम ये देखते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब क्या, मतलब ऐसी ज़मीनें, मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे हम एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब वहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी मतलब फर्टाइल है लैंड, मतलब हमारा वहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म हो सकता है, लेकिन हम किसी कारण की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है।
जैसे आपको क्या है, परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हो गए आपके, मतलब जिसने घास के मैदान हो गए। आपने सुना होगा कि एशिया और यूरोप के पास जो बॉर्डर है उसके आसपास जो है स्टेपी जो है वो ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड हमने क्यों छोड़ रखा है, ताकि हमारे कैटल्स जो हो गए या फिर वाइल्ड लाइफ जितने हो गए उनको भी तो खाना चाहिए ना, उनको भी तो फूड लेना, कंज्यूम करना है, तो उनके लिए हम ये लैंड छोड़ देते हैं ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ठीक है, आपका स्टेपीज नाम का है यहाँ पर, उसके बाद आपका पम्पास है, ठीक है, आपका साउथ अमेरिका में, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में आपका कौन सा है, प्रेरी है। तो इस टाइप के हमारे जो है ग्रासलैंड है जो हम यहाँ पे मतलब हम परफॉर्म कर सकते हैं, एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं, बट करते नहीं है क्योंकि ये हम बाकी जो हमारे अलावा भी तो बाकी जीव जानवर है ना, जंतु रहते हैं ना, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के लिए हम छोड़ देते हैं। किसके लिए, ग्रेजिंग के लिए, घास वास चरने के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और चीज़, मतलब जैसे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मतलब स्पेशल टाइप के आपके पेड़ उगते हैं, ट्री ग्रो होती है, वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के आपकी जो होती हैं, क्या कहते हैं, पौधों की जो है वो मतलब इस इम्पोर्टेंट टाइप की या स्पेशल टाइप के वहाँ पे जो है वो प्लांट ग्रो होते हैं। तो उन जगहों पे भी हम जो है वो परफॉर्म करते नहीं है, क्योंकि देखिए वो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ ही इन्वायरमेंट में उग सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि हम उनको काट कर और वहाँ पे हम खेती करने लग जाएं। ठीक है, क्योंकि वो आपके क्या कहते हैं स्पेशल टाइप के हैं और हो सकता है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी आ रहे हो, तो इसलिए हम उसको काट के हटाएंगे नहीं, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और वहाँ पे हम खेती परफॉर्म या फिर एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये कौन सी ज़मीन होती है ये देखते हैं। द लैंड विच आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। कहने का मतलब वो ज़मीन जहाँ पे खेती किए हुए हमें कितना टाइम हो गया, 1 साल से ऊपर, मतलब मिनिमम तो 1 साल हो ही गए हैं और मैक्सिमम 5 साल हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड। मतलब जहाँ पे हमें खेती ना करते हुए कितना टाइम हो गया, 1 साल, और मैक्सिमम कितना साल हो गया, 5 साल। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब हम आगे देखते हैं फैलोलैंड। तो ये ध्यान से देखिए क्या फैलोलैंड, पहला इसमें 2 कैटेगरी होते हैं। पहला होता है आपका करंट फैलो। तो करंट फैलो में आपका क्या आएगा, द लैंड विच आर लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर। कहने का मतलब करंट फैलो में वो आपका लैंड आएगा जिसमें एग्रीकल्चर नहीं किए हुए कितना टाइम हुआ है, सिर्फ 1 साल, 1 साल से कम या मैक्सिमम 1 साल। मतलब कोई एक ज़मीन है जहाँ पे हमने 1 साल से कोई खेती नहीं की है, मैक्सिमम 1 साल तक हमने कोई खेती नहीं की है, वो आपका किस में आएगा, करंट फैलो में। अब देखते हैं हम अदर देन करंट फैलो। तो अदर देन करंट फैलो में आपकी कौन सी लैंड आएगी, आपकी द लैंड विच आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। कहने का मतलब वो ज़मीन जिसमें हमें खेती ना करते हुए कितना टाइम हो गया, मिनिमम 1 साल तो हो ही गया, और मैक्सिमम कितना हो गया, 5 साल। मतलब 1 से 5 साल हो गया हमें खेती ना किए हुए। क्लियर ये चीज़। अब हमारी जो 5वां यूज़ है लैंड का वो है नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया पहले देखते हैं होता क्या है कि द नेट सोन एरिया इज डिफाइंड एज द लैंड एरिया विच इज़ यूज फॉर क्रॉप लैंड वंस इन अ ईयर एंड इज अंडर कंसिडरेशन इज नोन एज नेट सोन एरिया। कहने का मतलब वो ज़मीन जिस पे हम एक एग्रीकल्चर में कितनी बार खेती करते हैं, सिर्फ 1 बार। क्लियर। जैसे एक एग्रीकल्चर ईयर हुआ उसमें हम सिर्फ कितनी बार खेती कर रहे हैं, सिर्फ 1 बार। क्योंकि आप देखते हो कि रबी होती है फिर खरीफ होती है आपकी, ठीक है। तो जो ये रबी और खरीफ होती हैं वो क्या होती है, अगर हम कोई एक ज़मीन है हमारा खेत है जिसमें हम 6 महीने रबी करते हैं, फिर 6 महीने खरीफ करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, 2 बार हो गई ये खेती। लेकिन नहीं, तो नेट सोन एरिया में वो आएंगे जिसमें हम किसी ज़मीन पे सिर्फ 1 साल में या एक एग्रीकल्चर में सिर्फ 1 बार ही खेती परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्लियरली द नेट सोन एरिया इज डिफाइंड एज द लैंड एरिया विच इज यूज फॉर क्रॉप्ड लैंड वंस इन अ ईयर। क्लियर ये। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि लैंड जो हमारे इंडिया का लैंड पैटर्न है क्या, ठीक है। लैंड पैटर्न क्या है उसमें हम आगे पहले ये देखते हैं कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय, मतलब हम लैंड का यूज जो है वो किन किन फैक्टरों को देखकर कर सकते हैं। तो लैंड का यूज हम किन किन फैक्टरों को देख के कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पहला हो गया फिजिकल फैक्टर, उसके बाद टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब वहाँ का मतलब क्या किस टाइप की ज़मीन है वहाँ पर, ठीक है।
मतलब ऊबड़ खाबड़ है या फिर प्लेन एरिया है, उसको माउंटेनियस रीजन है, किस टाइप का, तो हो गया आपका टोपोलॉजी। उसके बाद क्लाइमेट कैसा है वहाँ आपका, सॉइल कैसा है, मतलब ये आपके फिजिकल फैक्टर्स हो गए, क्लियर। उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि अब जो इस टाइप के जो होंगे आप फिजिकल फैक्टर, जहाँ पे टोपोलॉजी अच्छी होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा, उसको सॉइल अच्छी होगी, फर्टाइल होगी, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, एग्रीकल्चर करेंगे या फिर कोई अदर मतलब या हाँ मेन एग्रीकल्चर ही हम करेंगे, या फिर कुछ हमें जैसे राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क टाइप में बनाने हो तो वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम चेक करेंगे ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में क्या, जहाँ पे मतलब किसी ज़मीन पे आपके पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या कहाँ है वहाँ पे, जैसे आपके कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी आसपास है, रोड काफ़ी अच्छे बने हुए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, मतलब इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है, और आपके ऑफिसेज होंगे, मतलब इस टाइप से हमारा होगा। तो ह्यूमन फैक्टर जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, टेक्नोलॉजी होगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री जो है वो मेन सेटअप करने का काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, जैसे कि जब टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इस कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है, और इसका सिर्फ 93% डाटा पता है हमें। तो क्यों है, क्योंकि जैसे आपका कुछ नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया, जैसे असम का इलाका हो गया, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ के हमें पूरी अच्छी तरीके से वो जानकारी नहीं प्राप्त है या हमें नहीं मिल रही। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ पे आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड POK का आपका एरिया हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपका चाइना से रिलेटेड बताया था आपका कि अक्साई चीन जो हो गया, अक्साई चीन हो गया आपका, तो वहाँ का जो एरिया है यहाँ का, हमें वहाँ का डाटा नहीं पता, तो इसलिए हमें सिर्फ कितना ही एक्सप्लोर करने को एक्सप्लोरेशन कितना है हमने किया अभी तक, सिर्फ 93% का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, इसमें ये बताया गया कि 1960 से 61 के बीच में हमारा लैंड का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या लैंड पैटर्न था। उसके बाद लेटेस्ट डाटा है आपका कम सा 2014 से 15 तक के बीच का, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इलाका कौन सा है आपका, नेट सोन एरिया है। तो नेट सोन एरिया कब 1960 से 61 कितना था, मतलब नेट सोन एरिया कितना कवर था, 46.26%, और अभी कितना है आपका 2014-15 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो 45.5% है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो आपका अभी कितना है आपका 18.11%, और इधर कितना है अभी, मतलब 60 से 61 के बीच में कितना था लैंड कवर, मतलब फॉरेस्ट कवर आपका 18.11%, और अभी 2014 से 15 के डाटा के अकॉर्डिंग कितना है फॉरेस्ट कवर, तो 23.3%, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए ये बैरन हो गया आपका, मतलब जहाँ पे हम एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो पहले ज़्यादा थे, कितने 18.11%, अब थोड़ी कम हो गए। जैसे आपका MP में जो चंबल का इलाका हो गया, तो वहाँ पे पहले वो बंजर पड़ी रहती थी वो ज़मीनें, तो अब उसका हम यूज़ धीरे धीरे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो चीज़ें कम हुई हैं। और पहले कितनी थी ये 60-61 के, मतलब 60 से 61 के आसपास 18.11, अब कम होकर कितनी हो गई है 5.1। तो इस तरह के आप देख लीजिएगा। तो ये आपको कुछ लैंड पैटर्न बताया गया था कि इस तरीके से हम अपने लैंड का यूज़ करते हैं।